लोकशाही को बचाना है, भारत राष्ट्र को बचाना है, भारत राष्ट्र को बचाना है। अरे बोल मतदाता हल्ला बोल, ईवीएम पे हल्ला बोल, अरे मुट्ठी बांध के हल्ला बोल। भारत देश बचाना है और संविधान को बचाना है। अरे बोल मेरी बहना हल्ला बोल, बोल मेरे भाई हल्ला बोल, ईवीएम पे हल्ला बोल। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी हाउस के अंदर हैकिंग करके दिखाया या ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसी तरीके से हम देखते हैं कि लोग कल ही यहाँ पे जो ईवीएम का पुतला एक प्रतीकात्मक रूप में जलाया भी गया। हम और लोगों से बात करते हैं, हम देखते हैं सर कि जिस तरीके से पूरे देश में अभी आंदोलन चल रहा है और पर ये एक सूत्रीय आंदोलन नहीं होने की वजह से लोग बिखराव में आंदोलन कर रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए कि ईवीएम जो मशीन है उसके बारे में लोगों के बारे में बहुत सारे संभ्रम है और ये संभ्रम की वजह से अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सबका मोटो सबका उद्देश्य एक ही है कि भाई ईवीएम के माध्यम से चुनाव न करते हुए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि तंत्रज्ञान बहुत प्रगत हुआ है। कोई भी नीचे से बैठ के आकाश पे चंद्रमा के ऊपर भी हम उसका नियोजन कर सकते हैं, वैसा यहाँ पे होता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि अपोजिशन की चाल है, जब इलेक्शन आ रहे 24 के उसी टाइम पे ये ईवीएम का बिल बाहर आता है, बाकी के टाइम पे सब लोग शांति रहते हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए ईवीएम के विरोधी तो पहले बीजेपी भी थी, जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस का राज था, तो ईवीएम का विरोध करने वाले कौन थे? बीजेपी थी ना, और वो खुद आंदोलन में उतर रहे थे। फिर अभी वो कैसे बोल सकते हैं कि भाई चुनाव आने के बाद ही ये हो रहा है? इसलिए वो कर रहे हैं कि उनको भी मालूम है कि आने वाले चुनाव में यदि हमने बैलेट पेपर से चुनाव लिए तो हम हार जाएंगे। ये उनके एक डर है और ये डर के माध्यम से वो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो फेंक रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 400 के ऊपर में उन्होंने जो खासदार चुन के आने के लिए उन्होंने जो प्रयोजन कर रहा है, उसके लिए उनको ईवीएम बहुत आवश्यक है। कि लोगों को अब ईवीएम के बारे में बहुत सारा संभ्रम निर्माण हुआ है और उस वजह से ईवीएम हटाओ देश बचाओ ऐसे नारे लग रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बना रहे हैं और राम जी के मंदिर बनाने के लिए उन्होंने पूरी गवर्नमेंट यंत्रणा उन्होंने काम में ला के रखी है। घर घर में वो जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं मेरा घर का ही देता हूँ। हमको निर्भय बनना इसलिए आवश्यक है कि मेरे घर में आरएसएस के कुछ लोग 10-15 लोग आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप अयोध्या में चलो, हम आपके सब व्यवस्था करेंगे। मैंने उनको एक ही शब्द बोला कि तुम धर्म युद्ध चालू कर दे है और ये धर्म युद्ध के माध्यम से तुम आने वाला चुनाव मैनेज करना चाहते हो। और उनको ये भी बोला कि अभी कभी मेरे घर से आप निकल जाइए। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, पर वो तो लगातार जितने भी इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं सरसंघ चालक ट्रांसफर और एकदम क्लियर वोटिंग हो रहा है देश में, ऐसा वो स्टेटमेंट देते हैं। उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, उनको बोलना ही पड़ेगा, इसलिए कि बीजेपी के पीछे में बीजेपी का जो फादर कौन है, आरएसएस है, तो उनके ये सिस्टर कंसर्न है ये। तो आपको लगता है हैकिंग में आरएसएस भी इन्वॉल्व है, ऐसा लग रहा है? आप इसको किस तरीके से बता पाएंगे? आरएसएस इसलिए कि जो बीजेपी जो काम कर रही है उसके पीछे में जो माइंड है उसका माइंड आरएसएस वाले है। उनके जो भी संगठन है, उनके जो भी तंत्रज्ञान वाले लोग हैं, वही सब लोग ये कर रहे हैं। उसके पीछे में माइंड पैसा सभी आरएसएस का चल रहा है और इसी वजह हम बोल रहे हैं कि आरएसएस की इसमें चाल है और आरएसएस के कहने के माध्यम से जो तो आरएसएस को हिंदू राष्ट्र करना है और आरएसएस को हिंदू राष्ट्र करना है, इसलिए उन्होंने ये सब चाल चल रही है, ऐसा मेरा कहना है। लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, अभी इसकी क्या सत्यता है ये कोर्ट और डेमोक्रेसी में जो लोग जीते हैं और जो मान्यता रखते हैं वो डिसाइड करें। हम और लोगों से बात करते हैं और वो उनकी क्या मांगे हैं वो बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से जो आंदोलन हो रहा है इसका कुछ निकलेगा समाधान? कोशिश तो कर रहे हैं और निकलना भी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह से पूरे भारत में अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही उसके ऊपर। और हमको ये सरकार बदलनी है और बदलनी तभी होगी जब तक ईवीएम रहेगा, तब तक ये सरकार बदलेगी नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम नहीं रह के बैलेट पेपर पे वोटिंग होना चाहिए
क्योंकि हम जिसको वोट देते हैं उसको नहीं पड़ता और वो बीजेपी सरकार को ही मिल रहा है सब वोट। तो इसलिए हमको तो ईवीएम चाहिए ही नहीं, हमको सरकार बदलनी है, पूरी जनता एक हो रही है, लेकिन ईवीएम की वजह से फिर से बीजेपी सरकार आ रही है। और देश में इतने महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई, और ऊपर से ये मराठी स्कूल, जो जिला परिषद की स्कूल, जो मजदूर लोग, लेबर लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे, वो गवर्नमेंट ने, वो सरकार ने वो पूरी हमारी स्कूल ही बंद कर दी। 40,000 महाराष्ट्र की 40,000 स्कूल बंद हो गई। अब आप ही बताओ कि ये मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग, सर सभी जाति के हैं इसमें गरीब लोग, ये कहाँ जाएंगे? और एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो ये तो बेरोजगार होंगे, और बेरोजगार होंगे तो इनके गुलाम होंगे ना। और आप क्या बोलेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि ये जो ईवीएम की मशीन जो है, इस मशीन को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हमारा देश स्वतंत्र होगा नहीं। और ये जो मशीन चलेगी तो मैं ये चाहती हूँ जिस दिन ये मशीन चुनाव आयोग घोषित करेंगे और चुनाव के लिए जाएंगे लोग, तो मैं ये कहती हूँ कि इनको जाना ही नहीं चाहिए वोटिंग करने के लिए, पूरा बायकॉट करना चाहिए इन लोगों ने। कि जिस दिन मशीन चलेगी और बैलेट पेपर पर वोटिंग नहीं होगी तो मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी वोटिंग करने के लिए नहीं चाहिए। और जो ये हो रहा है ये सब देश में बलात्कार, जब से मैडम ने बताया बलात्कार हो रहा है, ये इनका कहीं भी ध्यान नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और सीनियर वकील ईवीएम के खिलाफ एक मोर्चा खोल बैठे हैं, उसी कड़ी में हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है जो नागपुर से है। हम देख रहे हैं सर कि पूरे नागपुर में या पूरे देश में इस तरीके से ईवीएम का विरोध हो रहा है। ये 24 का इलेक्शन है, उसके पहले हो रहा है कि इसके पहले भी हो रहा था? नहीं, थोड़ा पहले हो रहा था विरोध, लेकिन अभी बहुत ही हो रहा है। लोगों ने उसका अभ्यास किया और उनको लगा अभी कि ईवीएम में पूरी गड़बड़ी है, क्योंकि उसमें जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, रिटायर्ड जजेस है, सेना के जो रिटायर लोग हैं। और उसमें और आपकी जानकारी के लिए आपको भी मालूम होगा कि भगत सिंह जो थे उनके पोते भी उसमें शामिल हो गए। मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ और मैं वोटर हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ, और सारे लोग इसमें सम्मिलित है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जो सत्ताधारी पक्ष है उनको बोलूँगा कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी, अगर सच को आँच नहीं है और कर नहीं तो डर नहीं, तो फिर मतपत्रिकाओं पर चुनाव लेने के क्या परेशानी, ये मुझे कहना है। इसलिए कृपा करके वोटिंग मशीन पे जो बैलेट पेपर में वोटिंग लो, अन्यथा मैं खुद वोटिंग करूँगा नहीं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे देश में आरएसएस अलग अलग मुद्दों पे अपने स्टेटमेंट देता है, पर वो हमेशा आरएसएस, जिसको हम संघ बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं, वो ईवीएम के मुद्दे पे क्यों खामोश हो जाता है? हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा वैयक्तिक मत है, अगर कोई भी आरएसएस आदमी को उसके संघ में अगर बात करना है तो मुझे फेस टू फेस आओ, मैं हर सवाल करूंगा, वो जवाब देगा। लेकिन वो ऐसा चुपके से बात करके नहीं, उनकी धाराएं हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उनके दिल में सच्चाई थी तो वो कल आके बता सकते कि भाई हम 400 चुन के आते, 500 चुन के आते तो हम बैलेट पेपर से मतदान लेते, बात खत्म, एक दिन में आंदोलन खत्म हो जाता है, सवाल ही नहीं आता। लगातार तकरीबन 2 महीनों से पूरे भारत में ईवीएम का विरोध हो रहा है। हम कंटिन्यू पूरे देश भर से न्यूज़ कवर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पूरा अपोजिशन, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अलग अलग माध्यमों से अलग अलग वक्त में अलग अलग तारीखों में रिजल्ट होने के बाद इन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने तो अपने खुद की अध्यक्षता में अपने पार्टी के मीटिंग के अंदर ईवीएम का विरोध किया, लेकिन ये पूरा एक सूत्री कार्यक्रम नहीं होने की वजह से लोग बिखराव की वजह से अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से पूरा अपोजिशन देश में ईवीएम के खिलाफ बात कर रहा है, अभी 24 का इलेक्शन है, पर जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीजेपी का मेंटर के रूप में जाना जाता है, इसमें ईवीएम के ऊपर कभी संघ की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये मिली भगत है, ये संघ की और बीजेपी के लोगों की, जो बीजेपी की सत्ता है, इनकी मिली भगत है। और ये आदेश ही है, आरएसएस से आदेश आया है कि तुम ईवीएम चालू रखो करके। अभी आरक्षण के मामले में भागवत जी ने बहुत सारी बात की, लेकिन ईवीएम के बारे में बात नहीं किया उन्होंने। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका है वो हिटलर की भूमिका है। जिस देशभक्ति की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बात करता है, आरएसएस बात करता है, उस देशभक्ति में ईवीएम का भी सवाल आता है, क्योंकि भारत के जो प्रबुद्ध नागरिक है ये मेजॉरिटेरियन लेवल पे ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि उनकी देशभक्ति शक के घेरे में आती है? कौन देशभक्त ही है? आरएसएस कभी देशभक्त हो ही नहीं सकती।
क्योंकि वो तो फुटीवादी संगठन है। वो तो जाति जाति में तेज निर्माण करना चाहती है। राष्ट्रीय देशभक्ति संगठन है ही नहीं वो। तो आप ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के स्कैम में संघ भी इन्वॉल्व है? 100% ये वही उसी का आदेश है, संघ का आदेश है। संघ के मीटिंग में ठहरा गया है कि ये निरंतर ईवीएम चालू रखना चाहिए, ताकि ये हिटलर की जो चाल है, ये हिटलर की चाल राष्ट्रीय स्वयं संघ की है और पूरी हिटलर की नीति ये अपना रहे हैं, इसलिए वो ईवीएम हटा नहीं सकते हो। भारत के नागरिक भारत को गणराज्य बनाने में हजारों सालों से लगे रहे, चाहे वो अशोका का पीरियड रहे या फिर किसी भी तरीके से हमने लोकतंत्र के बीज हमारे पूर्वजों ने बोए, जिसका फलश्रुति हमें बाबा साहब आम्बेडकर से मिला। आज लोग इस तरीके से अपने वोट को डिमांड कर रहे हैं कि वो उनको उनका प्रूफ मिले कि वो किसको वोट कर रहे हैं। ये एक तरीके से एक बदनुमा सा दाग है जो भारत पे लग रहा है। इसे भारत सरकार ने संज्ञान पे लेके जल्द से जल्द भारत के नागरिकों की डिमांड पे अपना ध्यान रखना चाहिए और इसका निवारण करना चाहिए। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी।